नाउ ब्लड, रुधिर। अब ब्लड क्या होता है? तो ब्लड है एक तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक होते हैं, अलग अलग तरह की कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। तो ब्लड भी क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है, जो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सिर्फ एक सिंगल जो कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड फॉर्म में है वो क्या है? ब्लड है। अब ब्लड जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कितने कंपोनेंट से बना हुआ होता है मिलकर, कितने घटक होते हैं उसके अंदर? तो 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पसेस एंड प्लाज्मा। जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है प्लाज्मा। उसके बाद जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो किसके अंदर आएंगी? ब्लड कार्पसेल्स या रुधिर कणिकाओं के अंदर। 2 पार्ट्स हो गए, एक तो सेल्स और एक उसके बाद जो भी लिक्विड बचा वो। कैसा होगा? ब्लड होता है एल्कलाइन, हल्का सा क्षारीय होता है। इसका पीएच क्षारीय तो क्या होगा? ज़्यादा होगा, मोर देन 7 होगा, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, हल्का ही क्षारीय है, इसलिए कितना होगा? 7.3 टू 7.4 होता है। अब एक ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंट है? तो क्या होता है आयतन ब्लड का? तो मेल्स में होता है ये कंपेरेटिवली ज़्यादा। कितना होगा बॉडी में ब्लड? 5 to 6 लीटर्स होगा टोटल ब्लड। और फीमेल्स में ये कम होगा, 4 to 5 लीटर्स होगा। ठीक है, ये फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए। अब रुधिर के घटक कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो होगी रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, एंड सेकेंड ब्लड कार्पसेल्स, रुधिर कणिकाएं। 2 चीज़ें होंगी। तो ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड प्लाज्मा मैट्रिक्स होती है, बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स होती है, तरल, यानी सेल्स के बाहर सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स दूर दूर प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर, और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाह्य कोशिका, यानी सेल्स के बाहर लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। तो जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल्स के बाहर वो क्या बनाता है? मैट्रिक्स बनाता है। तो क्या है? ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। कलर कैसा होता है इसका? येलो होता है। अगर किसको हटा दें? आरबीसीज को हटा दें, आरबीसीज प्रेजेंट है, आरबीसीज प्रेजेंट होने की वजह से ये सेल्स है, और ये बीच का जो मैट्रिक्स है ये प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसीज को हटा दें हम, मान लो आरबीसीज की वजह से क्या होगा? इनका कलर, ब्लड का कलर रेड होगा। पर अगर आरबीसीज को हटा दें तो उसके बाद जो प्लाज्मा बचेगा या अदर सेल्स के साथ जो प्लाज्मा बचा उसका कलर कैसा दिखेगा? फिर येलो दिखेगा। तो प्लाज्मा किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। टोटल ब्लड का 90 to 92% पूरे ब्लड का कितना? 55% तो क्या होगा? प्लाज्मा होगा, एंड 45% क्या होगा? जो सेल्स बच गई वो सारा 45% पार्ट बनाएंगी। अब 55% पार्ट क्या बना रहा है? प्लाज्मा बना रहा है। तो उस प्लाज्मा का भी फिर 90 to 92% पार्ट क्या होगा? जल होगा, वाटर होगा। और 8 to 10% पार्ट में फिर बची हुई सारी चीज़ें आ जाएंगी। कौन कौन सी? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, शुगर प्रेजेंट होती है, वसा होती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, कार्बनिक लवण कौन कौन से? सोडियम आयंस होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इनके बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इनके क्लोराइड्स होते हैं। ये सारे मिलकर कितना बनाएंगे? फिर 8 to 10% पार्ट बनाएंगे। इनमें भी मेन कौन होता है? फिर प्रोटीन होता है, जो कितना पार्ट बनाता है? 7% पार्ट बनाता है। अब जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के किसी और पार्ट में प्रेजेंट नहीं होते। भले वो बने किसी और पार्ट में, तो बनने के बाद कहाँ जाएंगे? वो प्लाज्मा में आ जाएंगे, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होंगे और कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसे प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। मेनली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो बनते कहाँ पर हैं? लिवर की जो सेल्स होती हैं हेपेटोसाइट्स, उनके अंदर बनते हैं। अभी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये सारे क्या हैं? प्लाज्मा प्रोटीन है जो मेनली कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। तो एल्ब्यूमिन कितना होता है? 54% होता है टोटल प्रोटीन का। ग्लोबुलिन 38 होता है। फाइब्रिनोजन 7% होता है। फाइब्रिनोजन क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है, यानी जब ब्लड का क्लॉट होता है तो फाइब्रिनोजन हेल्प करता है इसमें। फाइब्रिनोजन चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन होता है वाटर इनसॉल्युबल। तो पहले तो जो फाइब्रिनोजन होगा वो घुला हुआ होगा ब्लड में, पर जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फाइब्रिनोजन में, तो ये नेटवर्क बना जाएगा
जब चेंज हो जाएगा फाइब्रिन में, तब ये नेटवर्क बना देगा फाइबर्स का, और फिर इससे जो ब्लड क्लॉट है वो फॉर्म हो जाएगा, रुधिर का थक्का बन जाएगा और चोट लगी हुई होगी, वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो फाइब्रिनोजन होता है घुलनशील, वो चेंज हो जाता है अघुलनशील फाइब्रिन में। किस में चेंज होगा ये? फाइब्रिन में। अब अगर अपन ब्लड में से क्या हटा दें, ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दें, इसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा? सीरम। अगर अपन फाइब्रिनोजन को हटा दें, प्लाज्मा में से अलग कर दें, यानी अब वो थक्का नहीं बना पाएगा, तो वो जो लिक्विड बचेगा उसको क्या कहेंगे? सीरम के। नौ रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पसल सेल्स कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। टोटल कितना पार्ट बनाएंगी? ये 45% पार्ट बनाती हैं ब्लड का। अब ब्लड जो कार्पसल्स हैं, इनके बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस। सबसे पहले हीमोपोएसिस कहाँ स्टार्ट होता है? जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है, तब हीमोपोएसिस का प्रोसेस सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? योग से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो में स्टार्टिंग स्टेज में, वहाँ सबसे पहले बनना स्टार्ट होती हैं ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पसल्स। इसके बाद कहाँ बनने लगती हैं? लिवर में, स्प्लीन में, थाइमस में, लिम्फ नोड्स में भी हीमोपोएसिस की प्रोसेस होने लगता है। अब जब बर्थ हो रहा होता है, बर्थ से 3 मंथ्स पहले कहाँ होना स्टार्ट हो जाता है ये हीमोपोएसिस का प्रोसेस? रेड बोन मैरो में होने लगता है। और मेनली फिर कहाँ होता है? यही होता है। बर्थ के बाद भी कहाँ होगा? मेनली जो हीमोपोएसिस यानी ब्लड सेल्स का बनने का प्रोसेस है वो रेड बोन मैरो में ही होगा। रेड बोन मैरो में क्या होता है? बोन्स के बीच में जो कैविटी होती है, लॉन्ग बोन्स के बीच में, उसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं रेड बोन मैरो, जिसमें क्या बनती हैं? ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं। नाउ आरबीसी फर्स्ट। आरबीसी को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट थे उन्होंने। अब आरबीसीज की मेन क्वालिटी क्या होती है? कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और बाकी सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेनली जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के आरबीसीज में या कोई भी कॉर्डेट है उसकी आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और सारे ही कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। आरबीसीज किस में प्रेजेंट नहीं होती? सिर्फ ईल ऐसा कॉर्डेट है जिसमें आरबीसीज एब्सेंट होती हैं, बाकी सारे कॉर्डेट्स में आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। अब आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है? ताकि स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाए, सेल के अंदर ज़्यादा स्पेस हो जाए ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑक्सीजन मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाए उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाए, इसलिए न्यूक्लियस वहाँ पर नहीं होता, हट जाता है। साइज़ कैसा होता है इसका? शेप एंड साइज, आकार नहीं आकृति, ठीक है, शेप। शेप कैसा होता है? तो मैमल्स को छोड़ के जो सारे ही कॉर्डेट्स हैं उनमें ये होती हैं अंडाकार और उभयोतल बाइकॉन्वेक्स, ऐसी होती है। साइड से देखें अपन, इसका लेटरल व्यू लें तो कैसे दिखेंगी? ऐसे दिखेंगी, और अगर फ्रंट लें तो फिर अंडाकार होंगी। पर मैमल्स में क्या होता है? ये होती हैं बाइकॉन केव, ऐसे दिखेंगी, और फ्रंट से राउंड। तो मैमल्स को छोड़ के तो ऐसी होंगी, और मैमल्स में ऐसी होंगी। न्यूक्लियस एब्सेंट होगा सब में। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा? सिर्फ ऊँट जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऊँट भी क्या है? मैमल है, इसलिए कैसी होनी चाहिए थी? गोलाकार होनी चाहिए थी, पर इसमें कैसी होती हैं आरबीसी? अंडाकार होती हैं। नाउ साइज, परिमाण या आकार। तो आरबीसी जो सैलामेंडर की आरबीसी है वो बहुत बड़ी होती है, 75 माइक्रोन साइज होता है इसका, डायमीटर होता है, व्यास होगा। और मस्क डियर की छोटी होती है, कंपेरेटिवली कितनी होगी? 2 माइक्रोन ही होती है। ह्यूमंस में कितनी होती है? 7.5 माइक्रोन व्यास की आरबीसी प्रेजेंट होती है। नंबर ह्यूमंस में कितना होगा? मेल्स एंड फीमेल्स में नंबर आरबीसी का अलग अलग होता है। मेल्स में तो कितनी होती हैं? ये 5.4 मिलियन आरबीसी,
पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड में कितने आरबीसीज प्रेजेंट होंगी? मेल्स में 5.4 मिलियन और फीमेल्स में 4.8 मिलियन। यहाँ पे भी करना पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ही कर लेना। नाउ लाइफ स्पैन क्या होगा इसका? जीवन काल कितने का होगा? कितने टाइम तक ये सर्वाइव कर पाएंगी? अब किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ अच्छे से होती रहे, उनकी ग्रोथ होती रहे, डिवीजन होता रहे, उनकी रिपेयरिंग होती रहे। पर आरबीसीज में न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है, राइबोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं, तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाता, तो उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती, डिवाइड भी नहीं कर पाती, वो रिपेयरिंग भी नहीं हो पाती। इसकी वजह से वो बहुत कम दिन तक ही ज़िंदा रह पाती हैं। कब तक वो जिएंगी? जितना उसमें पहले से प्रोटीन जो बना बनाया प्रेजेंट है, वो जब तक काम करेगा तब तक ही वो ज़िंदा रहेंगी, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो 120 डेज़ का ही इनका लाइफ स्पैन होता है, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनको ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ पहुँचा दिया जाता है? स्प्लीन में या लिवर में। वहाँ पे जो फेगोसाइटोसिस के फेगोसाइटोटिक सेल्स होती हैं, वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या कर देती हैं? इनको नष्ट कर देती हैं। तो कौन से सेल्स नष्ट करती हैं इनको? मैक्रोफेजेस। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि आरबीसी की डेथ के बाद उनको कहाँ ले जाया जाता है? स्प्लीन में। अब इनको फिर वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रिसाइकिल कर देते हैं, तो जो यूज़फुल चीज़ होती हैं वो वापस काम में ले ली जाती हैं, और जो नहीं होती हैं उनको फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो हीमोग्लोबिन्स के डाइजेशन के बाद क्या बनते हैं? 2 पिगमेंट्स बनते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन। तो कहाँ पे हो रहा है इनका? लिवर में हो रहा है। इसलिए जो लिवर जो बाइल जूस जो होता है उसका कलर कैसा होता है? येलो, इन पिगमेंट्स की वजह से, क्योंकि इनका कलर कैसा होता है? येलो। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा आरबीसीज के अंदर, जिसकी वजह से उनका कलर कैसा होगा? रेड होगा। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी किसकी वजह से हो पाता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन आरबीसी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और क्या काम करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होगा? रेड होगा। ये टोटल आरबीसी का कितना पार्ट बनाता है? 33% पार्ट बनाता है। और एक जो हेल्दी ह्यूमन है उसमें हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होगा? 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। और अगर काउंट करें तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के आरबीसी में? 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। अब एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा एक तो हीम ग्रुप, और होंगी 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन। तो ग्लोबिन तो क्या है? प्रोटीन की चेनें कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और हीम क्या है? हीम पोरफायरिन है, पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर इनमें क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है। तो पोरफायरिन में अलग अलग मेटल प्रेजेंट हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन में जो पोरफायरिन होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। पोरफायरिन प्लस आयरन इज हीम। नाउ डब्ल्यूबीसी का नंबर आरबीसी से कम होता है और साइज बड़ा होता है। कितना होता है इनका नंबर? 5000 to 10,000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ही प्रेजेंट होता है। वहाँ मिलियंस में था, यहाँ पे सिर्फ 1000 में है, बहुत कम होता है। अब आरबीसीज में देखिए अपन, तो कुछ आरबीसीज जो होती हैं उनमें वेसल्स दिखाई देते हैं, कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, यानी वो कैसी होती हैं? ग्रैन्युलर होती हैं, कणिकीय होती हैं। जबकि कुछ आरबीसीज जो होती हैं वो अकणिकीय, अग्रैन्युलर होती हैं, क्योंकि इनमें वो पार्टिकल्स नहीं दिखते। इस बेसिस पे जो डब्ल्यूबीसी कितनी टाइप की हो गई? ग्रैन्युलर एंड अग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर आरबीसी डब्ल्यूबीसी कितनी होती हैं? 70 to 75%। अग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी कितनी होती हैं? 30%। ग्रैन्युलर में भी फिर 3 टाइप की होंगी, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अग्रैन्युलर में होंगी फिर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इओसिनोफिल्स होती हैं 1 to 3%, बेसोफिल्स 0.5 to 1%, न्यूट्रोफिल्स 67%। मोनोसाइट्स होती हैं 5% एंड लिम्फोसाइट्स होती हैं 20 to 25%। इनमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा होती हैं, दिख ही रहा है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा है, एंड बेसोफिल्स क्या है? सबसे कम है।